गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एच विद फरिया इदरीस। मुल्क को एक जानिब दहशतगर्दी के अफरेद का सामना है तो दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम भी इस वक्त उरूज पर है। अपोजिशन इत्तेहाद की शक्ल में हुकूमत को घर पहुँचाने की तैयारी कर रही है। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के मामलात हल होंगे भी या नहीं होंगे, ये भी एक सवाल है। हुकूमत भी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद 26वीं तरमीम की तरह एक बार फिर मौलाना फजल रहमान हुकूमत ही की हिमायत पर आमादा हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान अगरचे अपोजिशन इत्तेहाद के साथ खुलकर शामिल अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन वो मुल्की मसाइल हल ना करने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद करते नजर आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म मुझे अफ्तारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन कभी अवाम और मुल्क के लिए भी रब्ता करें। जब हम सड़कों पर आएंगे फिर कहेंगे कि मौलाना साहब मुल्क का भी ख्याल रखें। लेट्स वॉच मौलाना फजल रहमान। वज़ीर आज़म मुझे इस बात के लिए तो फ़ोन कर सकता है कि मेरे पास एक इफ्तार कीजिए मौलाना साहब। कभी मुल्क के लिए भी रब्ता करें ना, कभी अवाम के लिए भी रब्ता करें, कभी मजदूरों के लिए भी रब्ता करें, कभी मुलाजिमीन के लिए भी रब्ता करें। जब निकलेंगे हम पब्लिक आएगी रोडों के ऊपर, फिर कहेंगे मौलाना साहब मुल्क का ख्याल रखें जी, मुल्क का ख्याल रखें, इधर हंगामे हैं, इधर कत्ल गारत गरी है, आप इन हालात में एक जायज़ बात है, तयशुदा बात है, कमिटमेंट है आपस की, फिर क्यों अमल नहीं कर रहे इसके ऊपर? तो फिर हमारे पास रोने के अलावा और क्या रास्ता होगा? मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ की खामोशी पर भी सख्त तनकीद की है, ये भी देखिए। बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद नवाज शरीफ इत्मीनान के साथ बैठ जाए, बेनिफिशरी है, मुल्क जाएगा। अगर ये बेनिफिशरी है कि उसका इक़्तिदार बन गया, पंजाब में उसकी हुकूमत बन गई, या अगर इसको फायदा कहते हैं तो फिर मुल्क को जाने दो। इसका माना है कि मुल्क को कोई परवाह नहीं उसकी। पंजाब ठंडा पड़ा हुआ है, मेरे सरजमीन पे आग लगी हुई है, उनको परवाह ही नहीं है। पार्लियामेंट बैठी हुई है, छोटी छोटी बातों में हंगामा हो रहा है, कोई बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई केपी की। तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करना चाह रही है, लेकिन चंद दिन कबल हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया था कि मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये भी देखिए। इससे ज्यादा नालायक नाअहल लोग आपने पॉलिटिक्स में देखे ही नहीं जो अभी आप पीटीआई में देख रहे हैं। यानी मैं हैरान हूँ, और खान साहब को मैंने कहा है, मैंने कहा आपने ऐसे एक बुजदार को हम रोते थे, आपने पूरा बुजदारों का टोला हमारे पे मुसल्लत कर दिया। ना इनको कुछ समझ है, ना इनको अकल है। मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया, कोई अभी अलायंस नहीं है, खत्म हो गया है। हुकूमत का यह ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में बड़ी रुकावट केपीके की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माजी के बयानात हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने हमारे प्रोग्राम में मौलाना फजल रहमान की चंद शराइत हमसे डिस्कस की, ये भी देखिए। मौलाना साहब ने इनको बोला है कि सबसे पहले इलेक्शन ऑडिट पे बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। ये वहां से पीछे हट गए क्योंकि उनका माले मसरूका इनके घर में पड़ा हुआ है, इमरान खान के पास पड़ा हुआ है। एक नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब ने इनको ये भी शर्त रखी है इत्तेहाद के लिए कि अलल ऐलान आप लोग मुझसे माफी मांगेंगे। सलमान अकरम राजा ने फिर खुद बोला है कि हमें कोई जरूरत नहीं, हम अकेले चलेंगे। तहरीक इंसाफ के मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद में बड़ी रुकावट मौजूदा क़यादत का धमकी आमेज लबो लहजा भी बताया जा रहा है। मौजूदा क़यादत मौलाना को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत भी एक धमकी के अंदाज में देती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कई बार कह चुके हैं कि जो हमारा साथ देगा वो किसी पर एहसान नहीं करेगा, 2 कदम हमारे साथ चलकर छोड़ने वाला खुद अपना नुकसान करेगा। ये भी देखिए। ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं, हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी JUI के साथ, सिंध हम गए, वहाँ GDA की जमातों के साथ, पंजाब में दीगर जमातें जो हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, दीगर हों जो हमसे राब्ते में हैं, तो कोई इख्तलाफात नहीं है। हमारा बिल्कुल नस्बुलैन जो है वाज़े है। जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हमने हाथ बढ़ाया है। जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। मैं समझता हूँ हम वहाँ खड़े हैं आज कि कौम माफ़ नहीं करेगी, तारीख माफ़ नहीं करेगी, लेकिन बिलफर्ज मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा। कोई हमारे साथ आज चलता है और 2 कदम चल के छोड़ देता है तो हमें क्या नुकसान है? नुकसान तो उसी का होगा। तहरीक इंसाफ के इसी लबो लहजे को देखकर शेर अफजल मरवत जो कि पुराने साथी हैं PTI के, वो तो ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये एहतजाज का जो प्लान है ये फ्लॉप होने जा रहा है। उनको भी सुन लीजिए। ये तो इनको एहसास ही नहीं है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सर पे है, जीत के बाद एहतजाज करने जा रहे हैं। याद रखे मेरे अल्फाज, 10 लोग जमा नहीं कर सकते और कौम को और खान को लारे लगाए हुए हैं कि हम एहतजाज करके दिखाएंगे। याद रखिए ईद के बाद कोई एहतजाज नहीं होगा, मौखर करेंगे। इन लोग निकलते हैं खान के लिए, पार्टी के लिए निकलते हैं। इन लोगों का एतमाद होना चाहिए। दूसरी बात, लोगों को मोटिवेट करना होता है, लोगों को रागिब करना होता है, कायल करना होता है, और तभी लोग जाके निकलते हैं।
मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, मेजर जनरल जाहिद महमूद, अनीका निसार साहिबा, किरण नाज साहिबा एंड आमिर गौरी साहब। इन सब से हम तज्जिया लेंगे कि एग्जैक्टली हम मुल्क की सियासत को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं। जनरल जाहिद महमूद, आई स्टार्ट विद यू। एग्जैक्टली ज़रा अगर हम एक इसको एनकम्पस करें कि इस वक्त पाकिस्तान को किस हद तक सिक्योरिटी इशूज़ का सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मेरा सब पैनलिस्ट को सलाम। इट्स अ ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर टू बी विद ऑल ऑफ देम। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त फरिया सिक्योरिटी से चैलेंज जो है ना, वो थोड़ा सा ऊपर की बात करें। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर जी। इस वक्त हाइब्रिड की एप्लीकेशन हुई है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर की एप्लीकेशन हुई है, एंड वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। ये सिक्योरिटी पैराडाइम से ऊपर चला जाता है जी। जब मैं वॉर की बात करता हूँ तो एक चीज याद रखिएगा कि वॉर जो होती है वो कौम की अमानत होती है और कौम के लीडरों ने लड़नी होती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट भी है जी, ये बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी है जी। वॉर जो है इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं स्टेट को, उसको हासिल करने के लिए होता है जी। अगर हमने अपनी सॉवरेनिटी को रखना है, अगर आपने अपनी आज़ादी को मेंटेन रखना है, और आपने अपनी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसको मेंटेन रखना है, और कमिटी ऑफ नेशन में एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री जीना है, तो फिर तो हमें ये वॉर जो है इसको एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड तरीके से लड़ना होगा। पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी होगी पॉलिटिकल लीडर्स को, और मिलिट्री को डिलीवर करना होगा अपने डोमेन में जी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो सिचुएशन है पाकिस्तान की, और जो दोनों थ्रेट है खैबर पख्तूनख्वा का या बलोचिस्तान का, मैं इसको कभी रिस्ट्रिक्ट करके दो सूबों के बीच में डिबेट को या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ऑनर्स है वॉर की, उसको शिफ्ट नहीं करना चाहूंगा। ये पाकिस्तान की वॉर है जी, चाहे वो बॉर्डर के किसी एक हिस्से पे, ऑफ कोर्स क्योंकि बॉर्डर इन दोनों प्रोविंसेस का लगता है तो उसके बीच में ज्यादा है। लेकिन आप देखें ना, पंजाब इधर ईस्टर्न फ्रंट है, उधर वेस्टर्न फ्रंट है, तो पंजाब भी वॉर सिचुएशन में है इंडिया के साथ। आप फिर सियाचिन ऊपर चले जाए, कश्मीर के बॉर्डर्स देख ले, वो भी उसी तरह है। पानी हमारे देख ले, जो वाटर बॉर्डर्स है वहां पे भी स्ट्रेस है, कंटेस्टेशन है, और सो इट्स ऑल अराउंड। और वेस्टर्न बॉर्डर खोल दिया गया, और अब सबसे डेंजरस जो इंटरनल वॉर थर्ड फ्रंट जो है उसको भी खोल दिया गया है। और प्रोनाउंसली इंडिया जो है वो उसको क्लेम कर रहा है कि जी ये जो उनका डोवल की अगर आप स्पीच उठाएं जिसमें वो कहते हैं कि जी जब हम डिफेंसिव पे आएंगे तो फिर बलोचिस्तान में आप हमारे इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हमारी पॉलिसी को, और हम वो देख रहे हैं। सो जनरल साहब, इफ यू अलाउ मी एक क्विक क्वेश्चन कि अगर हम ऑब्वियसली हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम सख्ती करेंगे टेररिस्ट के साथ, हम ऑल आउट जाएंगे, इस सूरत हाल में ईद के बाद वाला जो टाइम पीरियड है उसमें किस किस्म की कॉशन होगी, किस किस्म की सूरत हाल होगी? कैन वी हैव कॉन्फ्रंटेशन विद इन पॉलिटिकल पार्टीज एट दैट टाइम? देखिए, पॉलिटिक्स तो ईद के बाद चलती रहेगी जी। अनफॉर्चुनेटली हमने ना बहुत छोटी चीजों में, देखिए दो किस्म के थ्रेट्स हैं। एक है थ्रेट जो है या जो सिचुएशन विदाउट विच इज आउटसाइड द कंट्री, उसके बीच में मैं डालता हूँ जी इंडिया है जो लीड कर रहा है एज अ स्पॉन्सर स्टेट ऑफ द टेररिज्म। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है जिसने उनको सॉइल दी हुई है। फिर हमारे जो क्लाइंट्स हैं लाइक तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये जो फितना अल खवारिज है, BLAs है, BRF है, मजीद ब्रिगेड है, उसके अलावा जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो चलती तो बड़े राइट काज पे है लेकिन सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उनके भी ताने बाने कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये सारा ग्रुप जो है ना, इसको मैं नेक्सस कहता हूँ, दिस इज आउटसाइड। फिर बलोचिस्तान का जो कॉन्टेस्ट है ये KPK से थोड़ा सा डिफरेंट है। बलोचिस्तान के पीछे देखें इंडिया तो है ही है, लेकिन उसको ना और भी फोर्सेस की, अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी टेसेट अप्रूवल मिल जाती है चाइनीज कॉन्टेक्स्ट के बीच में, अगर हम जो CPEC के साथ कनेक्शन करते हैं। और जो हमारा ये है इधर आता है हमारा KPK है, इसमें अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान की रोल तो अदा कर रही है एज अ क्लाइंट ऑफ इंडिया, बट चूंकि ये अबूरी हुकूमत है, इसकी इतनी अप्रूवल नहीं होगी, इतनी इसको रिकॉग्निशन नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मार्जिनलाइज कम हो जाता है। लेकिन वॉर सिचुएशन फिर भी रहती है और इनको सबको एक अम्ब्रेला के नीचे रखा हो, तो ये तो वो है बाहर। अब जो इंटरनल फ्रंट में कहते हो, इंटरनल फ्रंट के ऊपर जो हमारे सोशल इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की जो आउटकम है, या जो हमारे अपने इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, या जिनके ऊपर हमारे बलोचिस्तान के आप देखा होगा हर कोई नाराज हो जाता है, जो पावर में नहीं है वो नाराज हो जाता है, और जो हमारे बैड गवर्नेंस या बैड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी जो इश्यूज है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ जो बाहर वाले हैं उस पर तो कन्वर्जेंसेस रखें, उसमें सब एक होकर, क्योंकि कौम की अमानत होती है जी वॉर, कौम ने लड़नी है,
पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको लेके जाना है। 40 to 45% मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, बाकी तो रेस्ट इज विद द पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है। तो कौम के साथ ज्यादती होगी कि अगर हम बाहर वालों पे कन्वर्जेंस ना रखें, जो अंदर वाले हैं उनको भी पैरेलल एड्रेस करें, लेकिन उनको जरा लो बर्नर पे रखें। ये नहीं हो सकता कि अंदर वालों की वजह से अब बाहर की जंग कोई अपनी जंग ना करें। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। सो अनीका निसार, आप मिल रही हैं ऑपोजिशन से भी, गवर्नमेंट से भी, आपको क्या मूड नजर आ रहा है कि किस तरफ जाती हुई सियासत नजर आ रही है? पर साहब मुझे सियासत स्टैंड स्टिल पर लग रही है, क्योंकि दोनों तरफ अनाओं का मसला बन गया। अब इस टाइम पर पाकिस्तान जिस मोड़ पर है ना, वहां हम लोगों को मलेशिया टाइप सिचुएशन चाहिए, जहां ऑपोजिशन भी बैठे, हुकूमत भी बैठे और मिलकर डिसाइड करें कि देखिए हम सियासत करते रहेंगे जब तक मुल्क की बका होगी, और मुल्क की बका के बाद सियासत चलती रहती है। सियासत इज एन एवर ऑल गोइंग प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है। ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर ये लहर आई है, तो मेरे ख्याल में इसकी एक बहुत बड़ी वजह सियासतदान इसलिए है क्योंकि आपस की लड़ाई के अंदर भूल गए कि इन्होंने मुल्क के विफाक के मामलात को किस तरीके से हल करना है। हुकूमत को पहल करनी होगी यकीनन ऑपोजिशन के साथ बात करने में, लेकिन आज अगर आप बात करें सिक्योरिटी सूरत हाल की, ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल की मुल्क में, तो क्यों दहशतगर्दों को यह शय मिली है कि वो अटैक करें? क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों में देखा था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात हुई, ऑपोजिशन नहीं गई। क्यों नहीं गई? देखिए, सियासत अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के अंदर हुकूमत को भी बड़ा जिगरा करना पड़ेगा, दिल करना पड़ेगा, और ऑपोजिशन को भी करना पड़ेगा। अपनी अपनी डिमांड्स अपने पास रखें। मुझे स्टैंड स्टिल पे सूरत हाल अभी भी नजर आ रही है। एहतजाज मोड में ऑपोजिशन रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उनको नहीं लगता कि उनके लीडर रिहा नहीं हो जाएंगे, और हुकूमत भी डटी रहेगी, क्योंकि उनके लीडर रिहा करने का हुकूमत का भी कोई इरादा नहीं है। इसलिए क्योंकि द मोमेंट वो रिलीज होंगे तो उसका मतलब यह है कि हुकूमत मुतजलजल हो जाएगी। और कौन सी हुकूमत चाहेगी? चाहे वो आज PMLN पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, चाहे वो कल PTI की हुकूमत थी, कौन सी हुकूमत चाहती है कि उनकी हुकूमत मुतजलजल हो? वो तो किसी तरीके से ऑपोजिशन को बिजी रखना चाहते हैं, और ऑपोजिशन अपने तई शोर मचाना चाहती है। हम भूल रहे हैं कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिसको हमारी ओवरऑल अटेंशन की, सियासतदानों की अटेंशन की, मीडिया की अटेंशन की, सिविल सोसाइटी की अटेंशन की, एंड फॉरमोस्ट अवाम की अटेंशन की जरूरत है। क्योंकि अनटिल और अनलेस आप सारे डिसाइड ना करें, उलमा कराम ये डिसाइड ना करें, जैसे मैं आई अप्रिशिएट मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि ये दहशतगर्दी है कि आप उलमा को भी मारें, आप मुसलमानों को भी शहीद कर दें, तो ये दहशतगर्दी है। इसी तरीके से सारे सियासतदानों को भी, सारे उलमा को भी अब गुड एंड बैड, डिस्कशन एंड नॉट डिस्कशन की डिफरेंशिएशन से निकल पड़ना होगा। ये थिन लाइन है, ये थिन लाइन ओमिट कर दी है दहशतगर्दों ने। दहशतगर्द अब ये नहीं देख रहे कि बच्चे हैं, खवातीन हैं, कौन है। ट्रेन के अंदर अगर उन्होंने हाईजैक किया तो सबको हाईजैक किया और सबकी जिंदगी को खतरे में डाला हुआ था, सबके साथ खुदकुश बमबार बिठाए हुए थे। इसी तरीके से अगर वो खुदकुश बमबारी कर रहे हैं तो वहां खवातीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर खवातीन को भी अगर उन्होंने ये तफरीक छोड़ दी है तो हम इस तफरके में क्यों पड़े हैं कि मैं इस जमात से हूं, तुम इस जमात से हो, मैं खातून हूं, मैं मर्द हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं उलमा हूं। Why are we divided when our enemies are united? Right, very interesting. So Kiran Naz, ऑपोजिशन की जब बात कर रही हैं, और अनिका ये सही कह रही हैं कि उनका मेन एजेंडा ये है कि हमारे लीडर को बाहर निकालो, बट दैट्स PTI। मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, दीगर पार्टीज भी हैं। इस बेसिक नुक्ते पे आपको लगता है कि ये अलायंस बनने जाएगा, और अगर बनता है तो क्या ये गवर्नमेंट को मुश्किल वक्त देगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदू करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये जो अलायंस होने जा रहा है, जिसकी बात हो रही है, वो हो पाएगा। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो उनकी अपनी पॉकेट्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिवाइड नज़र आती है। रिसेंट पास्ट की बात करती हूँ, अभी रमज़ान के ही दिनों में एक मीटिंग होने जा रही थी, अहम मीटिंग होने जा रही थी। उस वक्त PTI के जितने भी वो चेहरे जो इस वक्त लीडर्स हैं PTI के, उनसे जब बात हो रही थी तो वो ये बताते रहे कि जी सुबह जो मीटिंग होने जा रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, हम उस पर शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन देन उसके बाद क्या हुआ कि जब उसका एलामिया सामने आया तो पता चला कि PTI ने उसका बॉयकॉट कर दिया। और वहाँ पर अनिका भी साथ मौजूद थी और भी दीगर साथी थे, आप भी साथ मौजूद थी। वहाँ पर ये बात होती रही, उनको बार बार ये सजेशन दिया जाता रहा कि ना छोड़िएगा, ये मौका ना छोड़िएगा, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट होता है और आपके ऊपर उंगलियाँ उठती हैं कि ये ऐसा कॉज था, ये नेशनल कॉज था, ये PTI की, PMLN की, JUIF की, ANP की, ABC पार्टी की बात नहीं थी, ये पाकिस्तान की बात थी, जिसके लिए आप बैठते, आपके पास जो इख्तिलाफात होते वो अलग होते, लेकिन जो आपकी तजावीज़ होती हैं उस पर अमल होता।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने अंदर जब वो डिवाइड नज़र आता है तो फिर शायद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर रिलाई करें, JUIF पर रिलाई करें, दीगर लोगों पर रिलाई करें, लेकिन इनके भी अपने अपने जो डिवाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। JUIF का PTI के साथ सबसे बड़ा जो उनका मसला है, जो कंटेंशन है, वो बेसिकली KPK में है। वो कहते हैं कि जो कुछ फॉर्म 47 वाला सिलसिला जो आप नारा लगाते हैं बाकी तीनों सूबों में, वही सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई है KPK में। तो अगर धांधली वाला मसला है तो यहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता ये सारी चीज़ें, ये जो बात हो रही थी कि ईद के बाद PTI सड़कों पर आएगी, अगर JUIF आती है तो वो अपना रास्ता ले रही होगी और PTI अपना रास्ता लेगी, क्योंकि जिस तरह से PTI कोशिश कर रही है इंगेज करने की, जिस तरह से बात हो रही है, जो आपने अपने आगाज़ में बताया अभी कि धमकी आमेज अंदाज में कि अगर आप आएंगे तो एहसान नहीं करेंगे हम पर, तो मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। एक और चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी फरिया, कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या रहा है, हमेशा से हमारी पॉलिसीज़ हमारा इशू रही हैं। हमने एक वक्त में तालिबान हुए, फिर उसके बाद उनमें से हमने ढूंढने की कोशिश की, उसमें अच्छे तालिबान हुए, उसमें बुरे तालिबान हुए, इसी तरीके से फिर हमने उनको कौमी धारे में शामिल करने की बात की। जैसे जैसे हुकूमती चेंज होती रही वैसे वैसे जी अभी तो कुछ अरसे से हम 10 साल से तो देख रहे हैं कि टेररिज्म के खिलाफ तो कंसिस्टेंट पॉलिसी है। लेकिन मसला ये है ना, देखें आपका नेशनल एक्शन प्लान की जो बात हुई वो बना 20 निकात पर आपका नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके बाद फिर नई हुकूमत आती है, उसमें मजीद अमेंडमेंट होती है और वो 14 पॉइंट्स पे रह जाता है। लेकिन अगेन नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी सूबों के अंदर खींचातानी शुरू हो गई। पंजाब बैठ के कहता है कि जी सिर्फ पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है, न सिंध में हुआ, ना बलूचिस्तान में हुआ, ना KPK में हुआ। तो बेसिकली हमारी पॉलिसीज ही उसमें अनकंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा रही है कि जिसकी वजह से आज तक हमें वो स्टेबिलिटी जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं वो नज़र नहीं आ रही है। तो मसला ये है कि जो हमारे पास होता है ना, पीका का एक्ट बना, अब आज जो हुकूमत है उनको पसंद था नहीं था, किसी के कहने पे किया था, कर दिया, लेकिन वो आगे प्रिवेल करेगा। इसी तरीके से 26 अमेंडमेंट हुई, किसी को पसंद था नहीं पसंद था, हुकूमत ने किस तरह से किया आने वाले वक्तों में शायद वो बताएं, लेकिन वो चलेगा आगे जब तक कि दोबारा कोई तरमीम ना की जाए। तो इसी तरीके से जो भी आपकी पॉलिसी होती है वो 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और उसके ऊपर हुकूमतें किसी की भी तब्दील हो रही हो, उन लोगों को जिनको हमने तालिबान कहकर या जिनको हमने बलूचिस्तान में जो कुछ BLA के जो लोग थे, जो दहशतगर्द थे, उन्हें हमने रीसेटल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज हम ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं है। राइट, आमिर गौरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो पॉलिसी की बात होती है, आई गेस जब वॉर टाइम होता है उसमें मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम हर वक्त ये ऑपरेशन में रहें, जैसा कि अभी हमने ये बात डिस्कस की। इस वक्त दोबारा लग रहा है कि एक सख्त टाइम पीरियड आ रहा है, बट अल्टीमेटली फिर एक टाइम आएगा जब आपके मामलात ठंडे होंगे, उस वक्त फिर नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन दूसरे इलाकों में ज़्यादा अहम है। आपको लगता है कि इस दफ़ा इसको डील कर लिया जाएगा, माजी की तरह नहीं होगा? ये देखें, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं वो स्पेसिफिक हैं और उसका आंसर जो है वो जेनेरिक नहीं हो सकता। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन है इस वक्त, वो आसान है जवाब देना कि अपोजिशन जो है वो अपनी कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट जो है उसको 2 काम करने हैं कि उसको अपोजिशन से बातचीत भी करनी है और गवर्नेंस भी करनी है। अब वो उसका मामला कोई इन दोनों का जो आपस में झगड़ा चल रहा है कि वो बाहर निकले जेल से, जो लीडर है और वो बैठे या दूसरे लोग ना बैठे, ये बेचारे लीडर जो हैं इस वक्त PTI के सैडली वो सिर्फ सीट फिलर्स हैं। आप भी जानती हैं इनको, मैं भी जानता हूँ, बाकी जो दोस्त हैं वो भी जानते हैं कि ये बेचारे 2-3-4 साल पहले तो उनको कोई जानता तक नहीं था। चलें उनको मान लेते हैं कि वो सिर्फ लीडर हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है और उन्होंने उसका मुजाहरा ये किया कि कल शाम तक जो है वो मिक्स मैसेजेस दे रहे थे कि हम इस मीटिंग के अंदर जाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और सुबह उन्होंने कहा कि चूंकि हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया तो हम गाइडेंस नहीं ले सके, तो इसलिए हम मीटिंग में नहीं बैठते। सो दैट मीन्स उनके लिए मुल्क, उसकी सिक्योरिटी, उसका सारा जो सिचुएशन है और अवाम, वो प्रायोरिटी नहीं है। वो गाइडेंस उनके लिए प्रायोरिटी थी, वो नहीं हुआ, इसको छोड़ देते हैं। तो जो बड़ा इशू है सिक्योरिटी का, देखें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे, यानी सेंट्रल की, और फिर प्रोविंशियल जो है 8th अमेंडमेंट के बाद सारे सूबे जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के जिम्मेदार हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किस सूबे के अंदर होम मिनिस्टर जो है चारों सूबों में वो जिम्मेदार है अपने अपने सूबे की लॉ एंड ऑर्डर का? बलूचिस्तान का होम मिनिस्टर मुझे नहीं पता कौन है, KP का होम मिनिस्टर मुझे नहीं पता कौन है, पाकिस्तान का होम मिनिस्टर जो है वो आजकल गायब है। ठीक है, इसी तरह आप देख लें पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर। तो अगर फर्ज किया वो जो काम इतना इम्पोर्टेंट है वो सूबाई हुकूमतें भी नहीं कर रही और सारा मलबा जो है वो आप फौज के ऊपर रखेंगे, बॉर्डर्स के ऊपर,
ये देखिए जो पिछले 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं ये बॉर्डर के इंसिडेंट नहीं थे, ठीक है ना। पुलिस कहाँ है, जो इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं सूबों की, वो कहाँ है। अगर उनको ये पता नहीं है तो फिर ये जो मामला है ना नेशनल एक्शन प्लान और ये पॉलिसीज जो है ना, वी हैव बीन रिपीटिंग दीज थिंग्स। हमारे पे अटैक जो है वो खत्म नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम आप ये देखें ना, पाकिस्तान के चारों तरफ जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कहने की हद तक तो 3 मुल्कों के साथ ब्रदरली, इस्लामिक या फ्रेंडली चाइना और एनिमी इंडिया। लेकिन अब हम अफगानिस्तान को भी कहते हैं कि तालिबान को हमने संभाल के रखा, लेकिन अब वो हमारी बात नहीं सुनते। ईरान जो है हमारी पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा इस टेररिज्म के बलूचिस्तान के इशू के ऊपर। तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि जो एक्शन लेना है ना आपने, उसके लिए आपको ऑपोजिशन की मदद की जरूरत नहीं है। क्या एक्शन लेना है, कब लेना है, वो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। बेशक ओवरऑल डिसीजन हो गया हो, लेकिन आपको एक दिखाना है, आपको एक जरूरी है कि सब लोग इकट्ठे हैं। नहीं भैया, किसको दिखाना है? गवर्नमेंट को अवाम को दिखाना है, लोगों को दिखाना है। अवाम को नहीं दिखाना। गवर्नमेंट जो है वो 5 साल के लिए वोट लेके आई है ना। अब वो अगर फर्स्ट की अपने एक्शन से वो कंट्रोल नहीं कर सक रही तो ये अपनी जिम्मेदारी से भागने की बात है कि जी सारे आए टेबल पे बैठे। ओ भाई, उन्होंने आपकी ऑपोजिशन करनी है, वो आपकी सपोर्ट क्यों करेंगे इस चीज के ऊपर? आप अगर आपका एक्शन जो है वो सॉलिड है, अगर आप अपने अवाम को महफूज रख रहे हैं, आप टेररिस्ट के साथ निपट रहे हैं, जो भी आपके पास जो रिसोर्सेज के साथ, तो उसमें साथ लेके बात चलने की ये बात नहीं है जो लाहौर से गुजरांवाला जा रही है जिसमें सारों ने जाना है शादी में, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है यानी फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उनके साथ उनको ये प्रूव करना है कि वो ना सिर्फ गवर्नेंस कर सकते हैं बल्कि सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली कहा कि उस वक्त तक इकोनॉमी जो है वो मूव नहीं करेगी जब तक सिक्योरिटी जो है वो स्टेबल नहीं होगी। तो सिक्योरिटी किसने स्टेबल करनी है? अपोजिशन ने नहीं। ठीक। सो यू आर सेइंग कि इट डज नॉट मैटर कि अपोजिशन आए या ना आए, जो आपने टफ डिसीजंस लेने हैं वो ले, सिक्योरिटी इंश्योर करें। एड वन सेंटेंस, आप भी इनके साथ मिलते रहते हैं। देखें ये जो इस वक्त अलायंस बनी हुई है ना सो कॉल्ड, इसमें बेचारे चंद पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके पास 2-2 मेंबर हैं और वो भी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। नेशनल असेंबली में कोई एक आदमी बैठा होगा, कोई सेनेट। अब दे वांट टू बी ट्रीटेड एज नेशनल लीडर। भाई अगर आप अपने सूबे के अंदर आपकी जो पोजीशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो डू नॉट एक्चुअली आस्क फॉर पाए जो है पीस ऑफ द पाए उतना बड़ा जो आपका नहीं बनता। जो हुकूमत बैठी हुई है ना बलूचिस्तान के अंदर, जो हुकूमत, आप मुझे देखें, अब केपी की बात कर लें, कितने अरसे से पारा चढ़ाव से लेकर डेरा इस्माइल खान तक आग लगी हुई है। जितने सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टांक है, मतलब लकी मरबत है, बन्नू है, कोहाट है, एफा टांक है, वजीरस्तान है। वेयर इज द चीफ मिनिस्टर? आपने उसको देखा कहीं पे फिरते हुए? मतलब उसका सिर्फ काम ये होता है कि मैंने ये करना है, वो करना है। लीडर आपको बलूचिस्तान वाला चीफ मिनिस्टर कहीं एक्टिविटी करता नजर जरूर आता है, ठीक है। हाँ, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ऑपोजिशन की नहीं है। हाँ, जो पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिक्स कभी स्ट्रांग नहीं होती। हमारे यहाँ सिर्फ नहीं होती, आप यूरोप में भी रही हैं, हुकूमतें गिरती हैं, ठीक है ना। और लेकिन हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इज इन परपेचुटी। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसकी पॉलिसीज जो हैं वो स्टेबल होनी चाहिए, वो अवाम को सेफ्टी दें, वो इकोनॉमी को मूव करें, वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करें। ये काम गवर्नमेंट का करना है, इसीलिए वो 5 साल के लिए आते हैं। वो सुलह सफाई करने नहीं आते कि हमारे पे सारे बैठेंगे तो हम डिलीवर करेंगे। नो। वेरी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। देखिए अभी जो हम नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा इंप्लीमेंट करने की बात करें, और मुझे याद है कि कम से कम 200-300 प्रोग्राम तो मैंने खुद किए होंगे नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पे, हम सब ने ही किए होंगे। एक वक्त था जब सब बात कर रहे थे। अब जब हम दोबारा बात करें, किसको आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि यहाँ पर कोताही हुई है? देखिए फरिया, नेशनल एक्शन प्लान बना था जी 2014 में। उस वक्त भी जो ऑपरेशंस होते थे क्लियर होल्ड और बिल्ड की बुनियाद पर होते थे। क्लियर और होल्ड तो मिलिट्री और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिक्योरिटीज, खासतौर पे एफसी और जो पुलिस केपीके की पुलिस को हम करेंगे कि उन्होंने बड़ा कुर्बानी दी और उस पर अपने कर दिए। लेकिन जो बिल्ड का आता है तो उस वक्त एब्सेंशिया हो जाता है जी, टोटल एब्सेंशिया होता है। कहने का मकसद ये जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है वो यूनिसा या सिनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे थे। इसको हमने हर दफा यही समझा है कि ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है और ये खत्म हो जाएगा। देखिए फरिया, हमें समझने की जरूरत है ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है ना जी, जो हाइब्रिड और ग्रे हाइब्रिड की एप्लीकेशन पाकिस्तान के खिलाफ, इट मे
प्रोलॉन्ग जी, ये प्रोट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में जाएगी जी। उसकी वजह यह है कि इंडिया को पता है कि एस्केलेशन लेडर पे कन्वेंशनल मोड में तो या तो पाकिस्तान हमें मैच करता है या कई दफा उससे ऊपर भी चला जाता है। अगर वो पाकिस्तान की इंकर्जन्स करता है और यहाँ पे दरख्त और कवे मारता है तो पाकिस्तान अगले दिन उनके 6 टारगेट लॉक कर रहा है जी। अगर वो मिसाइल डिप्लॉय करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दी प्रेशर्स फ्रॉम दी वॉशिंगटन एंड बड़े मुल्कों के प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान कहता है जी वो 1 मिसाइल फायर करेगा तो हम 2 मिसाइल फायर करेंगे। तो वहां तो वो बीट कर नहीं सका, तो उसने अब इसी प्रॉक्सी के जरिए जो कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग है ना जी, उसके देखें ना अपने उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो पाकिस्तान को चाहता है कि जी पॉलिसी कैप्चुलेशन हो, कि ये कश्मीर पे कंप्रोमाइज करे और अपने न्यूक्लियर पे कंप्रोमाइज करे तो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स है कि जी स्कटल करनी है चाइना पाकिस्तान कोलैबोरेशन और चाइना का जो कंपटीटर मोड है उसको चैलेंज करना है। रखता वो चाइना को आगे लेकिन टारगेट हदफ हमेशा उसका पाकिस्तान रहता है, तो उसके लिए उसने इसको प्रोटेक्टेड रखना है। तो जब वो प्रोटेक्टेड रखेगा तो हमने देखे ना, अब जब कलेक्टिव उनकी एप्लीकेशन हो रही है, तमाम इनमिकल फोर्सेस इस वक्त एक अम्ब्रेला के नीचे आ चुकी हैं। अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत उसने उनको सपोर्ट किया है और पूरा एक मुल्क की थिंकिंग खड़ी है, हिंदुत्व माइंडसेट उसके पीछे खड़ा है जिसकी एप्लीकेशन हो चुकी है। तो अभी हमें रीसेट करना है जी अपना कोर्स। फिर हम 14 की जो नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, 14 से लेकर अभी 25 तक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट कह लें, वो चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। वही पीटीआई जो उस वक्त कंप्रोमाइज कर जाती है, अपना धरना खत्म कर जाती है, वो उस वक्त शामिल हो जाती है उस प्लान के बीच में, आज वो शामिल नहीं हो रही। और मैं बसद एहतराम गौरी साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि आप उनको बाहर नहीं रख सकते जी। उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में एक मिक्स हुकूमत है। बलोचिस्तान का हमें पता है पॉलिटिक्स इज लिटिल डिफरेंट। तो जब पूरी कौम खड़ी हो जाती है, देखिए मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूँ कि ये जो वॉर होती है ये कौम की अमानत होती है जी, कौम ने लड़नी होती है। वो इकट्ठा जब आएंगे तो एक रिस्पॉन्स जब बैठ जाता है, लोग माइंड जो एनिमी है ना जी, वो माइंड सेट ऑफ अ नेशन को देखकर उसके बारे में प्रोग्राम्स बनाता है। यही चीज आज चीफ साहब की स्पीच में आई है कि हमने एक सॉफ्ट स्टेट का इमेज चेंज करना है थ्रू आवर एक्शंस एंड वी हैव टू टेल पीपल कि वी आर अ हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट क्या होती है कि वो डायरेक्ट उसमें फोर्सफुल तरीके से, अग्रेसिव तरीके से और वायलेंस का लेवल ऊपर करेगी तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगी, फिर डायलॉग होगा, फिर बातचीत होगी, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकेंगे। तो माइंडसेट ऑफ द नेशन, जब पूरी नेशन इकट्ठी खड़ी होती है तो वो माइंडसेट सामने जाता है। एनिमी जब हमें रीड करता है ना जी, नेशन को रीड करता है, तो वो तो पहले ही कहता है जी यार ये बटे हुए हैं। वो केपीके वाला कहता है हमने अफगानियों को नहीं निकालना, आप कह रहे हैं जी हमने निकालना है। वो कहते हैं जी ये हमारे भाई हैं, आप कहते हैं जी भाई नहीं है। वो कहते हैं जी ये हमारी जंग नहीं है, वो कहते हैं जी हमारी जंग है। तो ये मतलब दिस इज बैड। जब भी डिवीजन होगी तो अपीजमेंट शुरू हो जाएगी दहशतगर्द की। एवरी प्रॉब्लम इज वो नेल नहीं है जी कि आपने हैमर लेके हर चीज को मारना है। हैमर के साथ आपने नेल थोड़ा सा एडजस्ट करना है, लेकिन ऐसी नेल लगानी है कि फिर जरा वो इंटैक्ट रहे जी चीजें। ओके, सो हम बहुत ज्यादा एक सिक्योरिटी ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन अब जरा पॉलिटिक्स को देख लें। गौरी साहब कह रहे हैं कि मेन ओनस है ही गवर्नमेंट का, इट डज नॉट मैटर ऑपोजिशन कि किधर खड़ी है, आप गवर्नमेंट डिलीवर करे। इस वक्त आपको गवर्नमेंट किस तरह का डिलीवरी देती हुई नजर आ रही है? आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आ रही है? साहब मुझे इस टाइम पर गवर्नमेंट के ज़्यादा वुज़रा इस फिक्र में मुब्तला नजर आ रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से क्या हो रहा है और उन्होंने किस तरीके से नैरेटिव पलटना। बिकॉज एक बात तो तय है कि पीटीआई नैरेटिव बिल्ड कर लेती है और वो ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर लेती है कि वो बिकता है, उसमें सदाकत हो या ना हो वो एक अलग बात है। सो अब इस टाइम पर नैरेटिव की जंग चल रही है। मेरे ख्याल में, मैं खुद इस बात से विद ड्यू रिस्पेक्ट इख्तलाफ करूंगी कि सारा बॉल, द एंटायर बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज इस टाइम पर गवर्नमेंट और पीटीआई, क्योंकि पीटीआई सबसे बड़ी सिंगल पार्टी है इस टाइम पर नेशनल असेंबली के अंदर, और इस टाइम पर कोई भी इंटायरली ऑपोजिशन नहीं है। हर जमात किसी ना किसी जगह पर एक ना एक सूबे के अंदर बड़ी जमातें इख्तदार में बैठी हैं। तो अगर हम कहें कि ये हुकूमत है और ये ऑपोजिशन है इंटायरली, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा 18वीं तरमीम के बाद ये बात करना। इसीलिए क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वफाक एक फैसिलिटेटर है और सूबे असल किरदार रखते हैं, जिसके अंदर वहाँ की अपलिफ्ट, सोशल अपलिफ्ट आ गई, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, ये सारे मामला तो उधर आ गए ना, पुलिसिंग की सिक्योरिटी, ओवरऑल डिफेंस है, ओवरऑल फाइनेंस है, और फाइनेंस के भी बेसिक कंपोनेंट्स चले गए सूबों के पास। सो इस टाइम पर ये तफरीक करना कि कौन हुकूमत है और कौन ऑपोजिशन है, ये बड़ा मुश्किल हो चुका है। इसीलिए मैं अर्ज कर रही थी कि इस टाइम पर सबका मिलकर बैठना और ये तयन करना और तहैया करना कि आप
नहीं किसी दहशतगर्द को अपनी डिवीजन देखने देंगे। देखिए, घरों में भी लड़ाइयां होती हैं, घरों की लड़ाइयां बाहर आकर दुश्मन को नहीं दिखाई जाती हैं। दुश्मन जब आता है घर पे तो वहां दो भाई लड़ रहे होंगे ना, वो दो भाई मिलकर उस घर को डिफेंड करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं किसी लीडर को पाकिस्तान मुखालिफ नहीं समझती, बट आई रियली फील कि इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पीपल्स पार्टी, इन तमाम को बैठकर सोचने की जरूरत है कि उनके बयानात क्या मैसेज कन्वे करें। मैं खुद बलूचिस्तान की बहू हूं, इसलिए मुझे अंदाजा है कि उधर क्या हो रहा है। सिब्बी ढाडर का इलाका वो मेरा इलाका है, कोयटा का इलाका वो मेरा इलाका है। नाउ वी नीड टू डिसाइड, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। सियासत सारी पीछे छोड़, दैट्स ऑल आई हैव टू से। ये अभी डिसाइड होना या हो गया? आई थिंक हुकूमत में ये डिसाइड हो गया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑपोजिशन के यहाँ, क्योंकि यहाँ आती है वो सिनर्जी जिसकी जनरल जाहिद भी बात कर रहे हैं। राइट। आप एक हाथ चलता रहे तो दूसरा हाथ ना चल रहा हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप किसी भारी चीज को उठा लेंगे। एक हाथ गवर्नमेंट है, दूसरा हाथ ऑपोजिशन है, इन दोनों हाथों को मिलकर चलना है। ऑपोजिशन साइड पर अभी भी एक जिद है सिर्फ सर्टेन जमातों में, लेकिन हुकूमत को पहल करना पड़ेगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान ने शिकायत की है नवाज शरीफ साहब से कि आप बिल्कुल खामोश हैं, वो वाकई खामोश हैं। खान साहब जेल के अंदर हैं, प्रेसिडेंट साहब जितना बोल सकते हैं वो उतना ही बोल सकते हैं। आपको लग रहा है कि लीडरशिप इस वक्त आपको फोर फ्रंट पे नजर आ रही है मुल्क की पॉलिटिकल? नहीं, मुझे तो कोई भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा ना, कोई भी फ्रंट पर नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एक शहद का प्याला है और दो उसके जो है वो बीमार हैं। राइट। दोनों चाहते हैं कि वो हासिल कर लें। PTI भी उसी जंग में लगी हुई है और इस वक्त PMLN या हुकूमत उसकी बेनिफिशरी है, तो इस वजह से वो उसको सिक्योर करने में लगी हुई है। और पिछले 1.5 साल से इसी शहद के प्याले के गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। उसी में ही फिर हमारी इकॉनमी भी आ गई, उसी में ही हमारी मईशत भी आ गई, उसी में ही फिर ये सारा दहशतगर्दी का मामला भी आ गया, क्योंकि सारा का सारा फोकस दोनों जमातों का, दोनों पार्टीज का एक ही तरफ रहा कि वो जो अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और इन्होंने उसको काउंटर कैसे करना है, कि कहीं वो इस नैरेटिव को बिल्ड करते करते जो आज से कुछ साल पहले तक उनके पास एक कार्ड हुआ करता था, कहीं वो अपनी तरफ ना ले लें कि जिसके बेनिफिशियरी इस वक्त PMLN या गवर्नमेंट बनी हुई है / तो वो उसी चीज़ को रोकने में लगे हुए हैं और जिसकी वजह से हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हम चाह रहे हैं कि अब नज़र आ जाए। क्योंकि अगर आप PTI को एक तरफ क्रिटिसाइज़ करते हैं ना तो चले ठीक है, वो पहली दफ़ा सियासत में आए, उनको शायद उस तरह का तजर्बा नहीं था, लेकिन इस वक्त जो सियासी जमातें बैठी हुई हैं ये घाक सियासतदान हैं। ये वो हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 दफ़ा अपने अपने टेन्योर्स किए हुए हैं। वो किसी भी तरीके से आए गए, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन करके हुकूमतें जा चुके हैं। तो कम से कम इनका ये काम है, अगर PTI की तरफ से एक जिद थी ना, चले एक जिद थी, ये समझ आ रहा है इस वक्त। हालांकि ये हर सियासी जमात को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त कोई भी सियासी जमात मैटर नहीं करती, इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका मैटर करती है। पाकिस्तान है तो सारे सियासतदान हैं। लेकिन चले ठीक है, घर का कोई अगर कोई ऐसा बच्चा होता है ना, जिद्दी बच्चा, तो उसे भी थोड़ा बहुत प्यार से समझा लिया जाता है। अगर PTI को, और जब आप लोग खुद कहते हैं कि वो अभी ना समझ है, या अगर आप कहते हैं कि अभी वो नादान है या ना तजर्बेकार है, तो उनको अपने तजर्बे से आप कोशिश करते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले देख रही थी, मुसद्दिक मलिक साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की कि ये पाकिस्तान का इस वक्त मसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे ग्रीवेंसेस को या उनकी जो एक डिमांड है कि खान साहब को किसी भी मामले में खान साहब को लेकर आएं और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे किसी भी बात पर डिबेट करेंगे या डायलॉग्स करेंगे। तो अभी इस चीज़ को साइड पर रख के आप फिलहाल कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें, ये मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ से मैंने खुद सुना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ से मुझे वो सीरियसनेस अभी मुझे नहीं नजर आ रही है, और जब तक वो सीरियसनेस नहीं आएगी तब तक हमारे हालात जो है ना वो मजीद दिगरगू होते रहेंगे। क्योंकि जब ये आप देखें, जब ये ट्रंप का दौर शुरू हुआ और उन्होंने जो सबसे पहले पाकिस्तान को थैंक यू करके जो दूसरी बात की थी कि हमने जो अफगानिस्तान में असलहा छोड़ा था उसको वापस लेकर आना है, तो आई एम श्योर मुझ समेत हम जितने भी लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, उनको सबसे पहले ये सवाल जहन में आया था कि क्या दोबारा पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं की जाएगी, और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो फिर हम फ्रंट पर आ जाते हैं, इससे मजीद रिटेलिएशन आती और वो फिर हमारे सामने होना शुरू हुआ। राइट। आमिर गौरी साहब, लास्ट वर्ड टू यू, वे फॉरवर्ड बता दें। अनीका ने कहा डायलॉग कर लेना चाहिए, किरण नाज कह रही हैं कि ऑपोजिशन को ले लेना चाहिए एक स्टेप आगे। व्हाट डू यू थिंक? देखें, आई विश के पॉलिटिक्स जो है वो इतनी सिंपल गेम होती। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो है ना, एक तो पाकिस्तान की कौम जो है वो ओवर पोलिटिसाइज है, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो है ना उन्हें कभी भी पिछले जितनी मैं मतलब 35 साल से तो जर्नलिज्म कर रहा हूँ, दे वर नेवर अलाउड टू डू पॉलिटिक्स।
अगर आप एक गवर्नमेंट बनती है और 3 साल बाद गिरा दी जाती है, फिर बनती है 2 साल से 4 महीने के बाद गिरा दी जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम एलिफेंट इन द रूम की बात नहीं कर रहे। लेकिन आप ये देख लें, पीटीआई जो है वो 2013 से उस सूबे में मुसलसल हुकूमत कर रही है, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेपनाह पूरा हशर हुआ हुआ है। बलूचिस्तान में पार्टियां बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, वो पार्टियां भी नहीं होती, गवर्नमेंट भी नहीं होती, इसलिए वहाँ इशू है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग बैठी हुई है 1985 से लेके ऑनवर्ड। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मुसलसल बैठी हुई है 40 साल से। तो इसका मतलब है चारों सूबे जो हैं वो तो परफेक्ट सिचुएशन में नहीं होते, 3 तो होने चाहिए थे ना। तो ये जो कहना ना कि पीटीआई नई बच्चा है, नहीं ये नया बच्चा नहीं है भाई, 2013 से बैठे हैं, तीसरी हुकूमत है उनकी। अगर उनको नहीं काम आता तो छोड़ के कहीं और चले जाएं। यहाँ तक कि आप जब पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, देखिए फरिया, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनकी पार्लियामेंट्स के अंदर चाहे प्रोविंशियल हो या नेशनल, टोटल मेंबर्स की तादाद ही 3 या 5 या 7 या 8 हो, ठीक है ना, और वो ये मुसलसल डिमांड करें कि उन्हें जो है वो ट्रीट किया जाए एज नेशनल लीडरशिप फॉर गॉड सेक। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप या तो गवर्नमेंट लेना चाह रहे हैं ना, या गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं अपने 3 या 7 आदमियों के साथ लेके, 1 मिनिस्ट्री 2 मिनिस्ट्री, तो आप गवर्नमेंट नहीं है। तो जो पार्टी गवर्नमेंट बना रही है ना, अगर फर्ज किया उसके अंदर ये स्किल सेट नहीं है कि वो अपनी सूबे की हुकूमत भी और फेडरल हुकूमत चला सके, तो फिर उसे पॉलिटिक्स इसी तरह की चलानी पड़ेगी जैसा कि पाकिस्तान में चल रही है। राइट, मुझे जो चैलेंजेस हैं वो सारों के कॉमन है। ये जो कहना ना कि सारे मिल के बैठे हैं, नो, अगर ये सारे मिल के बैठ गए तो हु विल डू द ऑपोजिशन इन नहीं, हर मामले पे नहीं कह रहे, हम इस इशू पे कह रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज पे। सिक्योरिटी नेशनल हाथ में है ही नहीं ना फरिया, सिक्योरिटी जिनके हाथ में इशू है उनका चैलेंज है ना एवरी डे। ये ओके, ये आई थिंक आप इस ओपिनियन पे ही हम सब ये कह रहे हैं कि वी थिंक ये कलेक्टिव इशू है। कौन, आप मुझे बताएं ना, किसी तरफ से जब इसका इशू आता है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान में ये ना करे। सवाल सिर्फ जैसे जनरल साहब कह रहे थे ना, मैं भी कह रहा हूँ कि जो अब देखें ना चैलेंज क्या है, हमारे लिए बड़ा इजी है इंडिया का नाम लेना, अफगानिस्तान का नाम लेना। बलूचिस्तान के लीडर जो है बाज वो इंग्लैंड में बैठे हैं, कुछ स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, उनका इंटरेस्ट अब वहाँ बलूचिस्तान में उतना नहीं रहा जितना किसी जमाने में था। लेकिन जो दूसरे बदमाश हैं वो हमें नहीं पता वो अफगानिस्तान में, हमें नहीं पता वो ईरान में, हमें नहीं पता वो कहाँ बैठे हैं। लेकिन उसमें क्विकली मैं ये भी ऐड कर दूं कोई साहब कि यस, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई नहीं कहता कि वे नॉट विद यू, लेकिन देयर अदर वेज, सोशल मीडिया है, दीगर जगह है, नैरेटिव बिल्डिंग है जहाँ पे आप बताते हैं कि वे नॉट विद यू। रियासत जो है ना, रियासत को जो एनिमी है उसको स्पॉट करना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है, वो जहाँ बैठा हुआ है। एक चीज हम भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो मुल्हिका इलाके से बहुत ज़्यादा उसके ताने बाने मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में हक्कानी का रेजिग्नेशन, एक ऐसे शख्स का रेजिग्नेशन जिसको पाकिस्तान का एक प्रो समझा जाता था, ये एक बहुत बड़ा धचका है, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ जो इनफाइटिंग चल रही है अफगानिस्तान में वो डायरेक्टली पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेगी। और पाकिस्तान को इस टाइम पर ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का सफर है। राइट, जनरल साहब आप जरूर कमेंट कर दें, देन आई विल रैप इट अप। जी देखिए फरिया, वी नीड टू अंडरस्टैंड जो पूरा स्पेक्ट्रम है, खासतौर पे जो बलूचिस्तान में एप्लीकेशन है। अब देखिए, हम जैसे बात करते हैं कि जो हार्डकोर इनकी लीडरशिप है वो तो कोई बाहर बैठी हुई है, फिर इंडिया में बैठी है, अफगानिस्तान में बैठी है, और कई मासूम बच्चों को यूज भी कर रहे हैं जिनको ये ले गए फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन अब इस पे ऐड हो गया जी अफगान तालिबान भी, क्योंकि वो वॉर के अलावा तो वहां पे कोई जॉब्स तो उनके पास है नहीं, उन्होंने जंग ही लड़ दी है। जो भी उनको 12-13,000 15,000 20,000 मिलने हैं, इंडिया इज द कैपेसिटी, वो पूरा उनको पैसे दे सकते हैं। इट्स अ टाइट रोप। लेकिन हमें थोड़ा सा अपना बलूचिस्तान की जो डायनेमिक्स है जी उसको समझते हुए बहुत सीरियस स्ट्रेटजी क्राफ्ट करनी होगी। और देखिए, अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान के हालात ये हैं कि वहां की पॉलिटिक्स, वहां की सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स या वहां की फ्रिक्शन तीनों जो अपना नैरेटिव बिल्ड करती है वो डेप्रीविएशन और बलूचिस्तान के साथ ज्यादतियों के साथ करती हैं, जिसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। माजी के बैगेज से निकलना होगा, माजी की गलतियों से सीख कर हमें आगे क्राउडफुली करना होगा और काइनेटिक क्रिएट करनी होगी एन एनवायरनमेंट। राइट, आमिर गौई साहब, जनरल साहब एंड द लेडीज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन ईद की बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो गई, लेकिन ये हार्डकोर फैक्ट्स हैं, इनके बारे में भी हमने इसलिए डिस्कस किया है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।